अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम तमाम का यहाँ आने का मकसद यही है कि जैसा एक सिलगता मसला आपको मालूम है, 28 अक्टूबर को जो कॉपी फारूक डी.एड कॉलेज में चिपसा की गई बैंक की जानिब से, वहाँ से लेकर 30 नवंबर जो एक्शन का डेट था, तब तक लेकर जो हंगामा आ रही हुई, जो बयानात का सिलसिला चला, तो तमाम को आप वाकिफ़ हैं। सर, बहैसियत बोर्ड चेयरमैन या बहैसियत नहीं है, वो बोर्ड चेयरमैन से पहले मैं आपको उसके ट्रस्टी रह चुके हैं, भले आप रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपको सामने आकर बात करना ज़रूरी था, इसीलिए हम आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और इंशाअल्लाह जो भी कहूँगा सच कहूँगा। आप तमाम का खुशामदीद। ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं मीडिया के ज़रिए हर चीज़ हमारे कौम व मिल्लत के भाई और बहनों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे मरहूम आली जनाब अजीज़ सेठ साहब के काविशों के ज़रिए, मेहनतों के ज़रिए, और उनके वालिद सत्तार अब्बास सेठ साहब और मेरे वालिद तुफ़ैल अहमद मेकरी साहब और बहुत सारे उस वक्त के अहबाब मिलकर फारूक की बुनियाद डाली। ये लगभग 1961-62 से आबाद हुआ और 1980 पर 5 में सेठ साहब ने इसे ट्रस्ट में तब्दील किया। 1985 के बाद उस वक्त के कई बुजुर्गां थे और बहुत सारे गुजर जाने के बाद या ट्रस्ट छोड़ने के बाद 6 न्यू ट्रस्टीज़ को मिड ऑफ 90s में इंडक्ट किया गया। उसमें मैं, शौकत पाशा साहब, अब्दुल्ला शरीफ सरदार साहब, डॉक्टर मुनीर, अकबर सईद साहब और अहमद आगा साहब, हम 6 न्यू ट्रस्टीज़ को इंडक्ट किया गया और बकिया 7 ट्रस्टीज़ जो सीनियर्स थे सेठ साहब की सदारत में, वो ट्रस्ट का काम आगे बढ़ाए। तो 1997, 98, 99 में स्टेट वक्फ बोर्ड ने पूरी एक जिम्मेदारी के साथ, उस वक्त के चेयरमैन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। ये मसला था अंडेशा वाली मकान का। तो अंडेशा वाली मकान का जो मसला आया 1998 में, इसके चंद रेजोल्यूशंस हुए स्टेट बोर्ड में, और 1988 में जो कॉम्पनसेशन कॉरपोरेशन से सेठ साहब मुतवली बहैसियत, उन्होंने अंडेशा वाली मकान जो RMC सर्कल में वाक़ था, वहाँ के फसादात के बाद उन्होंने 9,50,000 या 60,000 रुपये उसका कॉम्पनसेशन रिसीव किया। रिसीव करने के बाद बहैसियत मुतवली और सदर रिफॉल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, उन्होंने यहाँ से वहाँ को ट्रांसफ़र किया फंड्स, जो वफाक के तहत वो गैर क़ानूनी था। लेकिन स्कूल आबाद करना, स्कूल की तरक्की बहबूदी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो उसके फ़ौरन बाद 1998 में जब बोर्ड ने सेठ साहब से इंक्वायरी करने के बाद एक तय किया कि आपको पैसा वापस लौटाना है, तो उसके खातिर उन्होंने अंडेशा वाली मकान को फिर से बहाल करने के लिए उदयगिरी में जो 11 दुकान हैं और उसकी लगी हुई जगह वो वक्फ करने के लिए सेठ साहब ने बाकायदा हमारी तमाम की मौजूदगी में एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि उन्हें बाहयात उनकी ज़िंदगी में उन्होंने माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आगे चलकर 2001 में उनका इंतकाल हुआ। 2001 में इंतकाल होने के बाद जो हमारे इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी ताज महमूद खान साहब ने उसकी वादा खिलाफी की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सेठ साहब ने वो बात की वसीहत की
کہ وقف میں واپس وہ جگہ دی جائے، اور اس کے باوجود اور سارے ٹرسٹیز کی منظوری تھی، دینے کے باوجود تاج محمد خان صاحب اس میں ایک رکاوٹ بنے. یہ باقاعدہ یہ اوپن ڈیبیٹ میں تاج محمد خان صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قوم کو گمراہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ 2002 میں جب شبیر احمد خان صاحب چیئرمین رہے ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹی کے، پھر ان کے درمیان خط و کتابات ہونے کے بعد ایک لیٹر روانہ ہوا اسٹیٹ بورڈ کو کہ رفال مسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ انڈیشہ ولی مکان کی جائیداد بحال کرے گی، لیکن وہ عمل میں نہیں آیا. تو آگے بڑھ کر اس کے دوران 2005-2006 تک بی ڈی ایس ڈینٹل کالج چل رہی تھی، ہر چیز نارمل تھی. اور 2006 یا 2007 میں ایم ڈی ایس لینے کا ایک نیا مدعا اٹھا. ایم ڈی ایس اپ گریڈ کرنا ہے، ایم ڈی ایس کو انفراسٹرکچر ڈالنا ہے. تو یہ باتیں ٹرسٹ کے سامنے آئی، اور اس وقت تاج محمد خان صاحب سیکریٹری باقاعدہ تمام کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں کینرا بینک سے رجوع ہونا چاہتا ہوں، وقتی ضرورت پر 50, 55 یا 60, 70 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی، وہ حد تک میں ایک لون اویل کرنے کی آپ تمام اجازت دیجیے. تو ٹھیک ہے، تمام نے اس کی تائید کی اور کہا کہ دیکھیے کہ یہ حد تک رقم لینا ہمارے طرف سے منظوری ہے. اور اس بات کی وضاحت صدر محترم پروفیسر ریاض احمد صاحب، پروفیسر سید عقیل احمد صاحب نائب صدر، اور شوکت پاشا صاحب جوائنٹ سیکریٹری یہ بات کی تائید کر رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے انہوں نے وضاحت بھی کی ہے. یہ پچھلے 2 دن میں ان کے کلپنگز بھی سب کے سامنے آ گئے ہیں. تو 2007 کے فوراً بعد 2008, 2009 اور 2010 کے درمیان بڑی تعجب کی بات، بڑی ایک ویری ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ تاج محمد خان صاحب سیکریٹری اپنے واحد سگنیچر پر اپلیکیشن سبمٹ کیے، واحد سگنیچر پر انہوں نے لون کا پیپر سینکشن لیا، اور وہ پیپرز جو لون پیپرز تھے اس میں دوسروں کا، کسی کا، نہ صدر کا، نہ آفس بیررز کا، نہ کوئی ٹرسٹی کا اس میں سگنیچر ہے. یہ آپ کینرا بینک کے ڈاکیومنٹ سے آپ باقاعدہ آپ کو انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. میں یہ اس لیے ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ٹرسٹیز تھے ان کے علم کے بغیر یہ لون لیا گیا. وی ور ایبسولوٹلی ناٹ اویئر کہ انہوں نے کیا کیا. تو 2010 تک انہوں نے 8 کروڑ 90 پر 5 لاکھ کا لون لے لیا. لینے کے بعد انہوں نے میں خرچ کیا ہوں بول کے اکاؤنٹس بھی پیش کیے. اب رہی بات 2011 کی. 2011 میں 2005 کے بعد 2006 کے بعد پہلی مرتبہ 2011 میں 5 سال کے بعد، جیسا پروفیسر ریاض احمد صاحب نے کہا کہ میٹنگز بہت irregular تھے، یہ بہت کلیئر کٹ انہوں نے اپنی طرف سے واضح کیا ہے. تو میں پھر وہی پوائنٹ ریپیٹ کرتا ہوں کہ the meetings were very irregular، اور اس خاطر 2011 میں ایک نوٹس بینک کی جانب سے جاری ہوئی. یہ نوٹس 2011 سپٹمبر میں تمام ٹرسٹیاں کو کینرا بینک تلک نگر برانچ کا مینیجر اپنی پرسنل ڈیلیوری سسٹم سے لا کر ہمیں ڈیلیور کیا، اینڈ ہی ٹوک این ایکنالجمنٹ. اس وقت تمام کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ آخر انہوں نے 8 کروڑ 90 پر 5 کیوں لیا، کیسے لیا، کس پر لیا، کس لیے لیا. تو یہ بہت پریشانی کی بات رہی، اور باقاعدہ امیڈیٹلی آفٹر ایک میٹنگ بلائی گئی، ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی، اور سارے ممبرز ڈسٹرب تھے، سارے ٹرسٹیز ڈسٹرب تھے کہ کسی کو اطلاع کے بغیر اتنی بڑی رقم یہ واحد اپنے سگنیچر پر، جو تاج محمد خان صاحب نے تمام کو گمراہ کر کے، تمام کو اندھیرے میں رکھ کر
जो ये कदम उठाया, बड़े तशवीशनाक बात। एवरीबडी वर डिस्टर्ब और फौरी तौर पर इसका क्या हल निकालना है, क्यों किया तुमने बोल के सवाल जवाब होने पर उन्होंने अपना राजीनामा देने के लिए तैयार हो गए। तो सीनियर मेंबर्स ने कहा, अरे भाई आज तो आप इतनी बड़ी रकम ले चुके हैं, आज उसकी डिमांड 10 करोड़ 7 लाख रुपए हो चुकी है। 8 करोड़ 95 lakhs had got converted to 10 करोड़ 7 lakhs। उसका जो नोटिस का पेपर भी मैं आप तक रिलीज कर सकता हूँ बाकायदा। आई एम टॉकिंग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कोई आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हाइपोथेटिकल। साथ ही साथ उस वक्त उन्होंने फिर बहुत सारे मेंबर्स ने कहा, भाई आपने ये सारा जिम्मेदारी निभाई है और इतना बड़ा खर्च लिया है, हमारे इल्म के बगैर लिया है, बड़ा इसका हमें परेशानी का एक मंजर है और साथ ही साथ वी आर ऑल एक्सट्रीमली वरीड। तो क्या करना है, आपके राजीनामे से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, इसे मामले को आगे बढ़ाकर आप इसे अकाउंट को रेगुलराइज करवाइए। तो उन्होंने फौरन बोला कि 50 लाख 60 लाख रुपए मैं इमीडिएटली भरना है, ताकि मैं ले जाकर मैं एनपीए से अकाउंट को रेगुलराइज करूंगा और मुझे 3 माह या 4 माह का वक्फा दीजिए, मैं उसके अंदर अकाउंट रेगुलराइज कर मैं आप तमाम को फिर मीटिंग में मदऊ करूंगा, आप आकर देख लीजिए। तो इन्होंने इतनी बात तसल्ली बख्श उस दिन कही। तो सारे मेंबर्स ट्रस्टीज ठीक है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा होना चाहिए इदारे के खातिर बोल के वहाँ पर ये एक नतीजे को पहुँचने के बाद फिर वो 2011 के बाद उस दिन मैंने मेरी जानिब से वो भी ताज महमूद खान साहब की इंसिस्टेंस की वजह से बहुत इंसिस्ट किया, आरिफ मेकरी तुम एक काम करो, तुम्हारे जो जान पहचान के फाइनेंशियल से उनके जरिए एक थोड़ा बहुत पैसा दिलवाओ, 15 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए, 15 लाख तुम दिलवाओ, हमारे इदारे में 25 लाख हैं। फिर 5 लाख रुपए शौकत पाशा उनके ओडी अकाउंट से दिए। ये शौकत पाशा साहब ने कुछ जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आकर मेरे पास कम से कम 8-10 दिन कंटिन्यूसली फॉलोअप करने के बाद वो 15 लाख रुपए मैं अशोक कुमार नामी फाइनेंशियल से मैं इन्हें दिलवाया, क्योंकि मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैंने वो फंडिंग करवाई। तो उसने सिर्फ 2% इंटरेस्ट पर कम से कम उसका पीरियड कम से कम 23 माह। इसका एक स्टेटमेंट मेरे पास है जो बाकायदा साबित करता है, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दिस इज एन लेजर एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उन्होंने ताज महमूद खान साहब ने मुझे रवाना की। तो इसमें क्या कहते हैं, इसके फौरी बाद वो जो 15 लाख के अलावा मैंने एक मरतबा इन्हें एक डेट को 5/1/2012 को मैंने 4 लाख रुपए खर्जे हसना दी। मैं इसकी क्या भी अपनी शान नहीं कर रहा हूँ, मैं इदारे की तकलीफ उस वक्त के हालात के हिसाब से मैं समझकर खर्जे हसना की एक शुरुआत की। 29/12/2011 में मैंने 15 लाख रुपए एफडीसी के अकाउंट को आरटीजीएस के जरिए दी। 5/1/2012 को 4 लाख रुपीज उन्होंने लिया मुझसे और 4 लाख जब लिए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 8-10 दिन में मैं तुम्हें लौटाता हूँ। ठीक है, 1 साल बाद लौटाए। 17/10/2012 को फिर वही प्रॉब्लम्स थे तो उन्होंने फिर मेरे से आरटीजीएस ली। उस वक्त मैंने 20 लाख रुपए खर्जे हसना दिया। ये अल्लाह के नाम पर दिया हूँ खर्जे हसना, जिसका 1 रुपया इसमें नफा नहीं है। और सिर्फ वो जो 15 लाख रुपीस पर 23 मंथ्स का इंटरेस्ट कम्स टू 6,90,000। मुझे कल तक मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम इन्होंने आरिफ मेहकरी ने ब्याज को दिया। बड़ा दुख होता है। ताज महमूद खान साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपकी तो कलमे की जबान है, लेकिन आप ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप भी जाकर अवाम के सामने भी, क्योंकि आपके अकाउंट्स नहीं बता रहे हैं, वरना आपके अकाउंट झूठे होंगे। अगर आप देते और अकाउंट करते तो मैं रिसिपिएंट होना चाहिए था, मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ। आप ये नहीं कहना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा भाई मानता हूँ, इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन इज्जतदारी भी एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि मैं भी एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप ये जान लीजिए, आपको भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन इस किस्म की गैर बुनियादी बात लोगों के सामने रखना और इंतशार पैदा करना कि आरिफ मेहकरी ने ब्याज पे मुझे अमाउंट फंड किया, ये बहुत सरासर गलत है। आपके अल्फाज आप याद कर लीजिए,
जिस दिन आपने 20 लाख रुपए मेरे पास 2012 में लिए थे अक्टूबर में, आपने कहा दिस अमाउंट इज विदाउट एनी कमिटमेंट। आपके अल्फाज थे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप अच्छी तरह से याद रखते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए वजाहत करना चाहता हूं। तो उस वक्त हमने 50 लाख रुपीस जमाया। 50 लाख रुपीस जमने के बाद वो अमाउंट भी जो मैं 15 लाख रुपीस फंड किया, शौकत पाशा साहब उसके गवाह हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी ऑफिस चलकर 4-8 दिन कंटिन्यूसली फॉलो करने के बाद मैंने इरादा किया, वरना मैं किसी के पास ब्याज को दिलवाने का ख्याल नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप उस वक्त इदारे में खसारा है, मदद कीजिए बोलने पर मैं, मेरा ज़ाती पैसा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए फाइनेंशियर के पास दिलवाया। कर्जा हस्ता आपको वापस मिल गया? कर्ज बताता हूँ, वो आखिर में आता हूँ। तो उसके फौरी बाद एक बात आगे चलती हुए 2011 में जब ये हंगामा हुआ, ये बहुत पेचीदगी का एक मंजर था, क्योंकि नफसी का आलम था, क्योंकि 2011 में करीब 10 करोड़ 7 लाख रुपए की अगर लायबिलिटी है इदारे पर, एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात थी, एक परेशानी की बात थी। एवरी पर्सन वॉज डिस्टर्ब्ड। और जैसा वाइस प्रेसिडेंट साहब, जैसा सदर साहब और सेक्रेटरी साहब ऑलरेडी आपके सामने मीडिया के सामने वाजे कर चुके। तो फौरी बाद 2011 ख़त्म हुआ। इन्होंने 6 माह का वक्त लिया, 3 से 6 माह, ताकि वो NPA से बाहर लाए। 2013 दिसंबर में मैं इनके हालचाल देखा। he was not able to bring this trust out of the NPA till such time। वही रफ्तार थी, वही उनकी उठान थी, वही उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी, क्योंकि उनमें वो मशवरे के ख्याल नहीं हैं और किसी से मशवरा नहीं करते। और उनकी मिजाज में ये एक बड़ी अजीब और गरीब बात है कि वादा खिलाफी बहुत है। बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि वादा खिलाफी और मशवरे के ख्याल नहीं। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा ये कि इदारे को खर्च की और ब्याज की लानत में उन्होंने इदारे को फंसा दिया, जो बेजरूरी था। अगर यही मशवरा करते 2007 में कि मैं 9 करोड़ लेने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कोई उधर के 10-11 ट्रस्टीज 12 ट्रस्टीज में एक गुजर गए थे 2006 और 7 में, अहमद आगा साहब गुजर गए थे। बकिया 11 ट्रस्टीज यकीनन मैं कहता हूँ ताज मोहम्मद खान साहब छोड़कर बकिया जो 10 ट्रस्टीज, कोई उनके फेवर में एक्सेप्टेंस नहीं देता। तो ये बड़ी अफसोस की बात रही कि उन्होंने वाहिद अपने सिग्नेचर पर अपने इस पर, लेकिन अवाम ये सोच रही कि हम 10-12 मेंबर्स भी ट्रस्टीज हमने साइन किया। आप पेपर्स कैनरा बैंक को अप्रोच कीजिए, आप क्वार्टी में अप्लाई कीजिए, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन। और उस वक्त इन्होंने क्या किया, हमें ये पता चला कि इन्होंने ईदगाह मैदान की EMT की है। तो मैं उसी दिन यही बात मैं दोहराना चाहता हूँ, ताज मोहम्मद खान साहब को याद दिलवाना चाहता हूँ कि ताज भाई, आपने ये कैसा इतने वीक कोलैटरल्स कैनरा बैंक ने ली। मैं ये सवाल तमाम के सामने डाला। आप अखिल साहब से पूछ लीजिए, आप हमारे शौकत पाशा से पूछ लीजिए, 4 तो मरहूमीन हैं, उनको से पूछ नहीं सकते। और ताज भाई खुद इसकी शहादत दे सकते हैं कि मैंने पूछा हाउ इज दैट कैनरा बैंक वाज एबल टू टेक दिस वीक कोलैटरल्स। बिकॉज मैं एक ऑडिटर हूँ, मुझे इसमें थोड़ा बहुत समझ में आती है बात, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर हमें पता है, हर चीज़ का एक पेपर का डॉक्यूमेंटेशन होना है। तो 2 प्रॉपर्टीज इन्होंने जो दी उस वक्त, ये एक EMT थी, इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ टाइटल। कल के बयान में पेपर में वो कहते हैं कि बैंक ने गलती से वो पेपर ले ली। बैंक क्यों लेता? मैं एक सवाल खुले अल्फाज में देता हूं, पूछता हूं कि ये अग्रीमेंट 1979 का, ताज भाई आप जवाब देना चाहिए कौम मिल्लत के सामने, कौम को गुमराह मत कीजिए। 1979 का पेपर अग्रीमेंट का, जो इसके साथ गेजेट नोटिफिकेशन है, आपने इसे बाकायदा बैंक के हवाले किया, वरना उसे एग्रीमेंट का इसका डॉक्यूमेंट मिलने का उसके पास कोई सोर्स नहीं थी। जब तक आप पेपर्स नहीं देंगे वो पेपर कैसा वसूल करेगा, पहली बात। और उसमें लिखते हैं लैंड एंड 1,72,000 स्क्वायर फीट ऑफ 1,72,000
1,74,200 स्क्वायर फीट ऑफ बिल्ट अप एरिया वो भी दे रहे हैं, बिल्डिंग भी दे रहे हैं गिरवी पर, और ईदगाह मैदान भी दे रहे हैं 2 एकड़ जमीन। तो ये बात होने के बाद एक बात आई 2013 दिसंबर में, मैंने सोचा कि इनके साथ वर्क करना नामुनासिब और गैर कानूनी काम हो रहा है। मैंने तमाम ट्रस्टियों से गुजारिश की आप लोग भी रिज़ाइन कीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि ताज भाई एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने दस्तखत पर अपनी मर्जी से काम करते हैं। ट्रस्टीज सिर्फ नेम के लिए ट्रस्टीज हैं, वरना ये कोई किस्म से दिस नॉट ए ट्रस्ट ऑफ पीपल, इट्स ए वन मैन ट्रस्ट। तो ये साबित हुआ। तो इतना बोलने के बाद, लेकिन हमारे उस वक्त के साथियाँ जो 10 बखिया थे, वो उन पर एतमाद था, नहीं वो आगे बढ़ाएंगे, इदारे को आगे ले जाएंगे वगैरह, ठीक है, उस पर हमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने 2013 में दिसंबर में मैं जाकर रियाज अहमद साहब के हाथ मैंने मेरा रेजिग्नेशन लेटर दिया, और वो रेजिग्नेशन लेटर रियाज अहमद साहब को बाकायदा रवाना किया। उन्होंने लेकर एक्नॉलेज भी किया, उनका एक्नॉलेजमेंट भी है। इट इज़ ऑन 2/12/2013, इट इज़ ऑन 2/12/2013। उसके बाद प्रोफेसर रियाज अहमद साहब एक ऐसे हस्ती हैं, एक बुजुर्ग हैं, शहर के एक बहुत ख़दीम, बहुत इंसाफ परस्त और बहुत सही आदमी हैं। तो उन्होंने मुझे गुजारिश की, नहीं मेकरी साहब आप रिज़ाइन मत कीजिए, आप इदारे के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। उनका ख़त फिर से आया, आने के बाद मैं फिर उन्हें दोबारा रिप्लाई किया, नहीं मैंने डिसाइड कर दिया है, आई एम रिज़ाइनिंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस, रिज़ाइनिंग फॉर 3 रीजंस। ये एक ताज महमूद खान साहब वाहिद अपने ट्रस्ट को संभालते हैं, सिंगल सिग्नेचर पर काम करते हैं, और ब्याज की लानत में इदारे को इन्वॉल्व कर दिए हैं। और थर्ड पॉइंट, वादा खिलाफी उनकी तबीयत में बहुत खासा है, बहुत खासा है, क्योंकि आज वादा करते हैं, फिर 15 दिन के बाद आइए, 1 महीने के बाद आइए, ये अक्सर उनकी आदत है। तो उसके बाद मुझे 15/9/2014 में एक लेटर ताज भाई की तरफ से मुझे रिजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट करने का, उन्होंने ये एक बाकायदा लेटर हेड पे, he has sent me a resignation acceptance letter. He calls it as Assalamu alaikum, acceptance of resignation as trustee of RMET Mysore. So I was the first person who resigned from this institution. पूरे बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ मैं कहता हूँ कि एक खदीम इदारा जिसमें मेरे वालिद मोहतरम और बड़े बड़े बुजुर्गां इसमें खिदमत अंजाम दिए हैं, सेठ साहब की वजह से मैं इदारे में दाखिल हुआ। सेठ साहब मुझे चुने, अजीज सेठ साहब मुझे चुने उस वक्त 1995 में। तो ही थॉट आई वाज केपेबल। सर ये जो रेजिग्नेशन लेटर है 2015 में 14 दिस इज 2014 में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ। मैं दिसंबर 2014 में वक्फ एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हुआ। अल्लाह की मर्जी, मैं एक जिम्मेदारी से हटकर, अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह का क्या फैसला रहता है। तो अल्लाह ने मुझे वो एक जिम्मेदारी नहीं सौंपी, तो मैं 2014 दिसंबर में मैं उसका एक जिम्मेदारी निभाने